जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 8 पढ़ रहे थे। आज से हम लोग को चैप्टर 9 पढ़ना है। और चैप्टर 9 पढ़ने से पहले आपको जो चैप्टर 8 बहुत सारे लोग पढ़े हैं तो उसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको सोल्व करने के लिए किए थे। उम्मीद करते हैं सोल्व कर लिए होंगे। और जो नहीं सोल्व हो रहा होगा उसके बारे में बस कमेंट बॉक्स में लिखे। बहुत सारे लोग जो है वो लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं लिख रहे हैं, तो फीडबैक नहीं मिल पा रहा है कितने लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो कम से कम एक बार जरूर आप इसके बारे में बताइए कि कैसा आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें हम क्या बदलाव करें, इसके बारे में जरूर जानकारी दीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा एनर्जी आता है कि आप लोग भी उसको पढ़ रहे हैं। इससे पता नहीं चला कितने लोग पढ़ रहे हैं कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखते जाइए। यहाँ पर हम लोग को चैप्टर 9 पढ़ना है। चैप्टर 9 पढ़ने का इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है कि जिस दर से जनसंख्या बढ़ रहा है, लोगों का संख्या बढ़ रहा है, उस दर से हमारा जो भोजन का जो प्रबंधन होता है उसमें वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है। और अगर भोजन में वृद्धि नहीं हो रही है तो लोगों को भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करना है कि जितने भी हमारे संसाधन हैं, चाहे वो भोजन के लिए हम लोग दो ही चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, या तो जंतुओं पर निर्भर रहते हैं या पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो किसी भी प्रकार से जो जंतु और जो पौधे हैं जिनसे हमको भोजन प्राप्त होता है, उनसे उतना ही में सीमित संसाधन में ही उनके उत्पादन को कई गुना हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सभी बातों को लेकर के इस चैप्टर में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है कि कैसे भी करके जो जंतु और पौधा है उनके उत्पादन को क्या करा जाए, बढ़ाया जा सके। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है पशुपालन। पशुपालन का मतलब क्या होता है कि जनरली जो पशु होते हैं जिनसे हमको दूध प्राप्त होता है, जिनसे हमको मछली प्राप्त होता है, अंडा प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है, ऐसे जीवों को हम लोग कैसे करके क्या कर सकते हैं, उनसे उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि पशुपालन जो होता है वो पशु प्रजनन और पशुधन वृद्धि की। पशुपालन जो है वो क्या होता है, पशु प्रजनन। अब जब पशु प्रजनन करें उससे क्या होगा, पशुधन जो होता है, पशुओं की संख्या में वृद्धि होता है। तो वही बोला है कि पशु प्रजनन एवं पशुधन वृद्धि की एक कृषि पद्धति है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, टेक्निक है, जिसके अंतर्गत हम लोग पशुओं के भोजन भोजन के बारे में का मतलब होता है कि समय पर उनको भोजन, उनके भोजन में कई प्रकार के रुक्षांश होते हैं, कंसंट्रेट होता है, शुद्ध जल होना चाहिए। आवास का मतलब होता है कि उनको जहाँ पर रखा जाए वो सभी प्रकार के मौसम को सहन करने लायक होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, हवादार होना चाहिए। इसके बाद आता है कि स्वास्थ्य का मतलब है कि उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए, उनका रेगुलर चेकअप होता रहना चाहिए। जो पशुपालक होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो पशुपालन वाले क्षेत्र में लगातार जाते रहे, नियमित रूप से जाकर के पशुओं की जांच करते रहे और उनका समय पर क्या हो, प्रजनन हो। इन सब आदि पक्ष जो होते हैं उन सब का ध्यान जिसके अंतर्गत रखा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, पशु प्रजनन एवं पशुधन वृद्धि की एक कृषि पद्धति है जिसके अंतर्गत पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य एवं प्रजनन आदि का क्या किया जाता है, विशेष ध्यान रखा जाता है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पशुपालन कहेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है कि पशुपालन में किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया गया है, वो कौन कौन से ऐसे कैटेगरी हैं, कौन कौन से ऐसे जंतु हैं जिनको हम लोग पशुपालन के अंतर्गत रख सकते हैं। तो पशुपालन के अंतर्गत क्या होता है, दूध देने वाले पशु, जिसमें भी गाय भैंस या जिन वैसे पशु जिनसे दूध आपको प्राप्त होता है, वे सब पशु जो होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन का मतलब होता है पक्षी पालन। ठीक है ना, कई प्रकार के जो होते हैं, मुर्गी हो गए, हंस हो गए, टर्की हो गए, गिज हो गए, बत्तख हो गए, इन सभी को क्या किया जाता है, पाला जाता है। तो एक तरह से पक्षियों का पालन कुक्कुट पालन कहलाता है। मत्स्य पालन जो होता है वो चाहे वो मिश्रित मछली संवर्धन हो, समुद्री मछली संवर्धन हो, स्वच्छ जलीय मछली संवर्धन हो, तो उन सभी प्रकार के मछलियों का जो पालन पोषण संवर्धन होता है उसको मत्स्य पालन कहते हैं। और इसको मधुमक्खी पालन को, तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या होता है पशुपालन के अंतर्गत, तो दूध देने वाले पशुओं, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि को क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। अब इसके बाद आता है कि पशुपालन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पशुपालन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो दूध उत्पादन के और मांस उत्पादन करने वाले जो पशु होते हैं उनकी मात्रा को बढ़ावा देना। इसके बाद आता है कि ऐसा क्यों है। तो जनरली अगर हम लोग बात करें तो भारत और में जो अगर बात करें तो विश्व में जितने भी पशु पाए जाते हैं
में भी उनके लगभग 70% जो एनिमल होते हैं, पशु होते हैं, वो कैटल्स कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत और चाइना में ही पाए जाते हैं। अगर मान लें कि विश्व में 100 गो पशु है तो उसका लगभग 70 गो पशु जो होता है वो भारत और चाइना में पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारा जो योगदान होता है डेयरी फार्म प्रबंधन में, डेयरी उत्पादन में, तो उत्पादन मात्र जो योगदान है वो कितना है? 25% है। अगर जंतु 70% है तो हमारा योगदान भी लगभग कितना होना चाहिए? 70% होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है और हमारा जो योगदान है वो मात्र कितना है? 25% है। वैसा इसलिए है कि हमारे यहाँ के जो पशु होते हैं वो मात्र अगर हमें बात करें गाय की, तो हमारे भारतीय गाय जो होती है वो प्रति वर्ष औसतन मात्र 200 लीटर दूध देती है। वहीं अगर हम लोग विदेशी गायों की बात करें, दूसरे देशों की गायों की बात करें, तो वहाँ की जैसे ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड की गाय हैं, तो वो गाय जो होती है वो प्रति वर्ष 3500 लीटर 3500 लीटर दूध देती है। भारतीय गाय कितना दे रही थी? 200 लीटर प्रति वर्ष दूध दे रही थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड की गाय जो है वो 3500 लीटर प्रति वर्ष दूध देती है। वहीं अगर हम लोग स्वीडन की गाय की बात करें तो वो जो है वो 3000 लीटर दूध प्रति वर्ष देती है। तो वहाँ का दूध उत्पादन जो है वो भारत की तुलना में काफ़ी अधिक है, इसीलिए उनका जो योगदान भी होता है वो डेयरी फार्म प्रबंधन में अधिक होता है। और भारत का जो योगदान है वो डेयरी फार्म प्रबंधन में मात्र कितना है? 25%। ये जो डाटा बोले ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा कि विश्व में पाए जाने वाले पशुधन का मात्र 70% जो पशुधन होते हैं वो इंडिया और चाइना में पाए जाते हैं, और इनका जो योगदान है वो मात्र कितना है? 25% है। इसी प्रकार से और भी डाटा दिया हुआ है कि भारत में जो प्रति व्यक्ति अंडा का जो खपत होता है वो कितना होता है? 6 होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका में ये जो डाटा है अंडा के लिए वो 295 है। वहाँ पर प्रति व्यक्ति जो अंडा का खपत है वो 295 है। अगर हम लोग मांस के रूप में, भोजन के रूप में मांस को देखें तो भारत में जो प्रति व्यक्ति मांस का खपत है वो 131 ग्राम है। वहीं अमेरिका में ये जो प्रति व्यक्ति मांस का खपत है वो क्या है? 1318 kg। तो ये जो भोजन के रूप में हम लोग विभिन्न चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, इनके उत्पादन को बढ़ाना, इनके रख रखाव में ध्यान देना, इनको सुरक्षित रखना ही क्या है? पशुपालन का मुख्य उद्देश्य है। तो पहले आप ये पशुपालन का डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद हम लोग पशुपालन के मुख्य उद्देश्य पढ़ेंगे। नोट करिए। तो पशुपालन के मुख्य उद्देश्य हेडिंग डाल दीजिए इसको नोट करने के बाद। तो पशुपालन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है? पशुपालन का मुख्य उद्देश्य अधिक मात्रा में दूध उत्पादन एवं मांस के लिए पशुओं का रख रखाव करना है। ठीक है ना? जो ऐसे पशु जो अत्यधिक मात्रा में दूध, या कोई भी पशु उनके दूध उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सके, और ऐसे पशु जिनसे मांस की प्राप्ति होती है, जिनका उपयोग लोग मांस के रूप में, भोजन के रूप में करते हैं, ऐसे पशुओं का रख रखाव करना ही क्या है? पशुपालन का मुख्य उद्देश्य होता है। अब ऐसा जरूरी क्यों है? यहाँ पर देखिए, विश्व के 70% जो पशुधन हैं वो 2 देश में पाए जाते हैं, भारत एवं चाइना में पाए जाते हैं। परंतु जो डेयरी फार्म उत्पादन है, जो दूध उत्पादन में इनका योगदान है वो मात्र कितना है? 25% है। दूसरा, अब ऐसा इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है कि 70% पशु होने के बावजूद भी हम लोगों का जो योगदान है डेयरी फार्म उत्पादन में मात्र 25% है? इसके पीछे कारण क्या है कि भारत में एक गाय जो है वो प्रति वर्ष औसतन कितना लीटर दूध देती है? 200 लीटर दूध देती है। वहीं अगर दूसरे देशों की बात करें, ऑस्ट्रेलिया एवं नीदरलैंड की जो गाय है वो 3500 लीटर दूध देती है प्रति वर्ष, एवं स्वीडन की जो गाय है वो प्रति वर्ष लगभग 3000 लीटर दूध देती है। तो हमारी गाय, जो भारतीय गाय है, वो 200 लीटर दूध दे रही है। वहीं जो विदेशी गाय हैं या दूसरे देशों के जो गाय हैं वो उन्नत नस्ल वाली है, और वहाँ का उनका जो प्रोडक्शन है वो 3500 लीटर है, या कितना है? 3000 लीटर है। तो इसलिए उनका जो योगदान होता है डेयरी फार्म प्रबंधन में वो हमसे कई गुना अधिक होता है। इसके बाद कह रहा है कि भारत में भोजन के रूप में अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति जो मांस की खपत होती है, भारतीय जो मांस खाते हैं वो 131 ग्राम है। अब ये कैसे निकाला जाता है? जितना भी मांस का उत्पादन होता है भारत में, उसको भारत के टोटल पॉपुलेशन से क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है, और उसके बाद जो प्रति व्यक्ति मांस का जो खपत आया वो कितना आया? 131 ग्राम आया। जबकि अमेरिका में अगर बात करें तो वहाँ पर जो प्रति व्यक्ति मांस का खपत है वो 1318 kg है।
तो ये डाटा दिया हुआ है। इसके बाद कि भारत में भोजन के रूप में प्रति व्यक्ति जो अंडा की खपत है वो 6 है, जबकि अमेरिका में अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति ये जो अंडा का खपत है वो कितना है 295 है। तो इसमें ये जो ऊपर वाला डाटा दिया हुआ है विश्व में 70% पशुधन भारत में है, ये पॉइंट जो है वो आपके NCERT में दिया हुआ है। इसके बाद ये जो भी पॉइंट लिखे हैं ये सब एक्स्ट्रा है, लेकिन याद रखना है, जानना जरूरी है। तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डेयरी फार्म प्रबंधन। तो नेक्स्ट है डेयरी फार्म प्रबंधन। डेयरी फार्म प्रबंधन क्या होता है? जनरली दूध देने वाले जो पशु होते हैं जैसे गाय हो गए, भैंस आदि का हम लोग क्या करते हैं, प्रबंधन एवं उनका जब रख रखाव करते हैं, या कर सकते हैं कि ऐसे किसी खास स्थान विशेष में केवल और केवल दूध देने वाले पशुओं का ही रख रखाव या प्रबंधन किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेयरी फार्म प्रबंधन कहते हैं। डेयरी फार्म प्रबंधन में जनरली जो क्या होता है, दूध का उत्पादन होता है, और डेयरी फार्म प्रबंधन में दूध का उत्पादन जो है वो 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला कि डेयरी फार्म में रखे गए पशुओं की नस्ल क्या है। नस्ल का मतलब है कि पशुओं का जो वहाँ पर जो हम लोग पशु रख रहे हैं डेयरी फार्म प्रबंधन में, तो वो जो पशु हैं वो दूध, उनका उत्पादन क्षमता क्या है, क्या वो दूध देने वाले नस्ल है कि नहीं है। अगर दूध देने वाले नस्ल नहीं है तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, वहाँ पर दूध का उत्पादन में वृद्धि नहीं सकता। तो सबसे पहले जो होता है वो डेयरी फार्म प्रबंधन में इन नस्ल का चुनाव किया जाता है और ऐसे पशुओं को रखा जाता है जो दूध देने वाली नस्ल हैं। दूसरा चीज़ क्या होता है, वहाँ पर उनको दिए जाने वाले आहार। दूसरा जो पॉइंट होता है वो आहार होता है। आप कितना भी दूध देने वाले नस्ल को वाले पशु को रख लीजिए, यदि उनको सही समय पर आहार, सही मात्रा में आहार नहीं मिल रहा है तो भी उनका दूध उत्पादन जो है वो प्रभावित होगा। तो पशुपालन या डेयरी फार्म प्रबंधन में 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। पहला जो है कि वहाँ पर पशुओं का नस्ल कैसा है, दूध देने वाला है कि नहीं है, और दूसरा कि उन पशुओं को प्रतिदिन कितना मात्रा में और कैसा आहार दिया जा रहा है। अगर दोनों चीज सही है, नस्ल भी दूध देने वाला है और पर्याप्त मात्रा में उनको आहार दे रहा है, तो जो डेयरी फार्म है वहाँ पर दूध उत्पादन अपने आप उसमें क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। तो 2 चीज ध्यान रखना है। इसके बाद कह रहा है कि भारत, और जो भारत है, भारत में गाय और भैंस जो होती हैं उनका टोटल कितना प्रजाति पाया जाता है, 32 प्रजातियां पाई जाती है गाय और भैंस की। तो देखते हैं कौन कौन सी प्रजाति है। तो जनरली जो भारतीय गाय होती है, भारतीय गाय देसी जिसको बोलते हैं, तो भारतीय गाय को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए भारतीय गाय को बॉस इंडिकस कहा जाता है। ये बॉस है, ठीक है। भारतीय गाय जो होती है उनको बॉस इंडिकस कहते हैं। अब ऐसा इसलिए है, ये नाम है साइंटिफिक नेम। अब भारतीय गाय को जो बॉस इंडिकस है इसको मेनली 3 प्रजाति में बांटा गया है। एक होता है दूध देने वाली नस्ल, सिर्फ देने वाली नस्ल। दूध देने वाली जो नस्ल है इसको मिल्च ब्रीड कहते हैं, MILCH ब्रीड। दूसरा होता है ड्राउट, कार्य करने वाली नस्ल। कार्य करने वाली नस्ल का मतलब इनके जो बछड़े होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं और इनका उपयोग खेती के लिए और कई कामों के लिए किया जाता है। इनको ड्राउट ब्रीड कहते हैं, DROUGHT। और थर्ड जो होता है वो होता है बोथ। इनके ये ऐसे कैटेगरी होते हैं जिनके गाय जो है वो दूध भी देती हैं और बछड़े जो है वो काम भी करते हैं, जिसको कर सकते हैं दूध देने वाली प्लस कार्य करने वाली नस्ल। इसमें आता है पहला जो मिल्च ब्रीड है, जो सबसे बढ़िया है वो है साहिवाल। सेकेंड जो होता है उसको बोलते हैं रेड सिंधी, रेड सिंधी। नेक्स्ट है गिर, और एक और होता है दिनोय। तो ये जो 4 ब्रीड हैं ये है दूध देने वाली। फिर से रिपीट कर रहे हैं, दूध देने वाली नस्ल का मतलब इनका जो है वो दूध उत्पादन काम अधिक होगा। इनके बछड़े जो है वो ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जो और नस्ल है उनके तुलना में वो बछड़े क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। लेकिन जो गाय होती है वो काफ़ी मात्रा में दूध देती है, इनका दूध उत्पादन बाकी अन्य ब्रीड्स के तुलना में क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है। और उनमें 4 है। सबसे पहला जो है वो साहिवाल है, सेकेंड है रेड सिंधी, थर्ड है गिर और फोर्थ कौन है, डिनोई। अगर इसके बाद बात करें कार्य करने वाली नस्ल में, तो कार्य करने वाले नस्ल में 2 आते हैं। एक होता है मालवी,
मालवी नस्ल की जो गाय है और दूसरा है नागौरी। ये मालवी और नागौरी जो होते हैं ये दो ऐसे नस्ल होते हैं गायों के जिनके बछड़े जो होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं और जिनका उपयोग कई प्रकार के कृषि कार्यों में किया जाता है। और तीसरा जो ब्रीड होता है वो दोनों काम करता है। गाय जो होती हैं वो दूध भी देती हैं और जो बछड़े होते हैं वो कार्य भी करते हैं। और इसका एक नस्ल है उसका नाम है थरपारकर। थरपारकर, ये जो थरपारकर नस्ल की जो गाय होती है ये इस गाय जो होती है वो दूध देती है और उनके बछड़े जो होते हैं उनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? कृषि कार्य में। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं एक बार, डेयरी फार्म प्रबंधन क्या है? दूध देने वाले पशुओं जैसे गाय भैंस आदि का जो प्रबंधन है उनका रख रखाव है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेयरी फार्म प्रबंधन कर सकते हैं। या किसी स्थान विशेष में केवल और केवल दूध देने वाले पशुओं का अगर ध्यान रखा जा रहा है तो उसको हम लोग डेयरी फार्म कहते हैं। और डेयरी फार्म में दो चीज़ों पर, वहाँ पर जो दूध का उत्पादन होता है वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला चीज़ है कि वहाँ पर जो डेयरी फार्म उसमें रखे गए पशुओं की नस्ल क्या है, वो पशु जो है वो दूध देने वाले नस्ल के हैं या नहीं है। अगर दूध देने वाले नस्ल के नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए वो दूध नहीं मिलेगा, वहाँ पर उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं होगी। तो पहला होता है कि पशुओं की नस्ल क्या है, नस्ल जो है वो दूध देने वाला होना चाहिए। और दूसरा है कि वहाँ पर जो नस्ल है उनको समय पर भोजन और कितना मात्रा में भोजन दिया जा रहा है। अगर पशुओं को सामान्य मात्रा में भोजन दिया जा रहा है तो पशुओं का नस्ल बेहतर है तो दूध उत्पादन में अपने आप क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। इसके बाद कह रहा है कि जो भारत में गाय और भैंस की जो प्रजातियां हैं उसको कितनी प्रजातियां हैं? 32 प्रजातियां हैं। 32 में से कुछ गायों की हैं और कुछ भैंस की भी हैं। तो देखिए यहाँ पर हम भारतीय गाय लिखे हैं। भारतीय गाय जो है उनमें उनको हम लोग बॉस इंडिकस के नाम से जानते हैं। बॉस इंडिकस के बाद आता है कि इनको भारतीय गायों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है दूध देने वाली नस्ल, केवल और केवल दूध देने वाली, जिसको मिल्च ब्रीड कहते हैं, MILCH। इसके बाद है कार्य करने वाली नस्ल, इनके बछड़े काफी मजबूत होते हैं और जिनका उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। और तीसरा है दोनों कामों के लिए, इनकी गाय जो होती है वो दूध देती है और बछड़े कार्य भी करते हैं। इसमें 4 ब्रीड है। पहला है साहिवाल, सेकेंड है रेड सिंधी, थर्ड है गिर और फोर्थ है दिनाई। कार्य करने वाली नस्ल में 2 हैं, मालवी और नागौरी, और दूध देने वाली नस्ल में 1 है थरपारकर। ये सब नस्ल हैं। आप इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं विदेशी नस्ल गायों के, फिर इसको नोट करिए। तो अभी हम लोग देखे भारतीय नस्ल के गायों के। अब उनमें से कुछ जो होते हैं वो विदेशी नस्ल के भी होते हैं। और जो विदेशी नस्ल के गाय होते हैं उनको एक्जोटिक कहा जाता है। EXOTIC, एक्जोटिक। भारतीयों को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉस इंडिकस कहते हैं। और जो विदेशी नस्ल के होते हैं उनको एक्जोटिक कहा जाता है। इनमें कुछ विदेशी नस्लें देखिए, जर्सी। जर्सी जो गाय होती है उसको कहते हैं कि हम लोग भारतीय कहते हैं, लेकिन भारतीय गाय नहीं है, वो विदेशी गाय है। और जर्सी को पहचानने का तरीका है तो थोड़ा देर बताएंगे। और दूसरा होता है होल्स्टाइन फ्रिजियन। होल्स्टियन फ्रिजियन जो होता है ये भी विदेशी नस्ल होता है। ब्राउन स्विस और आयरशायर, ये टोटल 4 जो नस्ल हैं ये सब के सब कैसे हैं? विदेशी नस्ल है। इनमें से 2 नस्ल जो है वो ज़्यादा कॉमन है, जर्सी और होल्स्टाइन फ्रिजियन। आप लोग जर्सी गाय जैसे देखे होंगे, ज़्यादातर देखे होंगे कि जो चितकबरे होते हैं ब्लैक कलर के और व्हाइट जो पैचेज होता है वो जर्सी होते हैं। उनको जर्सी नहीं कहा जाता है, वो जो होते हैं वो होल्स्टाइन फ्रिजियन होते हैं। ऐसे पशु जो चितकबरे दिखाई देते हैं वो होल्स्टाइन फ्रिजियन होते हैं। और जर्सी का मतलब होता है कि उन्हीं के साइज के होंगे, लेकिन उनका जो बॉडी कलर होगा वो चितकबरा वो एक ही कलर के होंगे, या तो ब्राउन कलर के होंगे या ब्लैक कलर के होंगे या व्हाइट कलर के होंगे। तो सिर्फ शरीर जो है वो अगर एक कलर का है तो उसको हम लोग जर्सी कहेंगे। और अगर वो चितकबरे हैं उसका मतलब वो कौन है? होल्स्टाइन फ्रिजियन है। इसके साथ साथ आता है ब्राउन स्विस और आयरशायर। इसके बाद कह रहा है कि इनके अलावा भी, जो देसी हो गया विदेशी हो गया, इनके अलावा भी कुछ जो है उनको क्रॉस करके विकसित किया गया है। तो उनको हम लोग बोलते हैं संकर नस्ल के गाय। और ये है करन स्विस। करन स्विस जो है उसको 2 पशुओं में क्रॉस करा करके विकसित किया गया है। भारतीय जो साहिवाल गाय है उसके बीच, और ब्राउन स्विस जो विदेशी गाय है जो बुल है, तो ये बुल और ये काऊ जो है दोनों के बीच में क्या कराया गया? क्रॉस कराया गया। तो उनसे जो उत्पन्न होने वाला गाय था उसको क्या बोला गया? करन स्विस। ठीक उसी प्रकार से करन फ्राइस जो है वो 2 पशु थरपारकर, भारतीय नस्ल के जो थरपारकर है और विदेशी नस्ल जो है वो होल्स्टाइन फ्रिजियन है, उनके बीच में जब क्रॉस कराया गया तो उनसे जो उत्पन्न हुआ नस्ल उसको बोला गया करन फ्राइस। फिर इसके बाद है तीसरा फ्रीज सीवाल। फ्रीज सीवाल जो है वो 2 अलग अलग काऊ
एक साहिवाल जो भारतीय नस्ल है और दूसरा है कौन, होल्स्टियन फ्रीजियन। साहिवाल और होल्स्टियन फ्रीजियन के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो उनसे जो विकसित हुआ नस्ल उसका नाम है फ्रीसीवाल, और एक नीचे है सुनंदनी। ये जो नस्ल होता है वो कोई भी गाय ले लीजिए, एनी काऊ, इसका जब कोई भी भारतीय गाय का जब क्रॉस करा दीजिए वो किससे कराना है, एनी सुपीरियर बुल, ठीक है ना। कोई भी सुपीरियर बुल कहने का मतलब है कि बेहतर नस्ल वाला, अच्छे गुण वाला जो बुल है उससे अगर किसी भी भारतीय काऊ का क्रॉस कराया जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाला जो नस्ल होता है उसको क्या कहते हैं, सुनंदनी कहते हैं। तो ये 4 है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। गायों के विदेशी नस्ल को हम लोग क्या कहते हैं, एक्जोटिक कहते हैं। उसमें जर्सी आता है, जर्सी का पूरा शरीर का कलर जो होता है वो एक ही जैसा होता है। और दूसरा है होल्स्टियन फ्रीजियन, ये चितकबरे आपको दिखाई देते हैं। और तीसरा ब्राउन स्विस और आयरशायर। तो ये 4 है विदेशी नस्ल। इसके बाद विदेशी नस्ल और भारतीय नस्ल के जो गाय हैं उनके बीच क्रॉस से यहाँ पर कुछ विकसित किया गया है, तो उनको हम लोग बोलते हैं गायों के संकर नस्ल। और उसमें आता है करण स्विस, जिसका विकसित किया गया है साहिवाल और ब्राउन स्विस के बीच क्रॉस करा करके। साहिवाल गाय और ब्राउन स्विस क्या है, बुल है। इसके बाद करण फ्राइस की बात करें तो थरपाकर और होल्स्टियन फ्रीजियन जो है इनके बीच क्रॉस से किसको विकसित किया गया है, करण फ्राइस को। फ्रीसीवाल जो है वो साहिवाल और होल्स्टियन फ्रीजियन के क्रॉस से विकसित किया गया है। और सुनंदनी जो है वो किसी भी भारतीय गाय और किसी भी सुपीरियर बुल के बीच जब क्रॉस होता है उनसे विकसित होने वाले नस्ल को हम लोग क्या कहते हैं, सुनंदनी कहते हैं। तो ये था भारतीय गायों का कहानी। आप इसको भी क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए रुक करके। क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे पूछता है कि ये जो करण स्विस है ये किसके किसके बीच क्रॉस से विकसित किया गया है, तो आपको लिखना होगा या याद करना होगा, टिक करना होगा साहिवाल और ब्राउन स्विस। या दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय गाय को क्या कहा जाता है, बॉस इंडिकस। या तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन दिया रहेगा कि इनमें से कौन भारतीय या विदेशी नस्ल की गाय है या गाय की नस्ल है, और इन्हीं में से कोई एग्जाम्पल आपको वहां पर मिलेगा। तो इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। गायों के बाद अब भैंसों की बात कर लेते हैं। तो जैसे भारतीय गाय जो है उसको बॉस इंडिकस कह रहे थे, ठीक उसी प्रकार से जो भारतीय भैंस होती हैं उनको क्या कहा जाता है, बॉस बुबेलिस कहा जाता है। हम अभी आपको बताए थे कि भारत में गाय और भैंस की टोटल 32 प्रजातियां पाई जाती है। उस 32 में से 10 प्रजातियां जो है वो किसकी है, भैंस के है। तो भारत में भैंसों की कुल 10 प्रजातियां पाई जाती है। उनमें से कुछ कॉमन प्रजातियों का हम नाम लिखे हैं। तो देखिए पहला जो है वो मेहसाना है, सेकेंड जो है वो मुर्राह है। मुर्राह जो है ये प्रतिवर्ष औसतन कितना दूध देती है, 2000 लीटर दूध देती है। इसके बाद है सुरती, थर्ड नेक्स्ट है नीली रावी, नागपुरी, जफराबादी, भद्रावादी और हरियाणवी। ये जितने भी हम लिखे हैं ये सब के सब जो है वो भैंसों की प्रजाति है। इसमें से जो भद्रावादी भैंस है इसमें इसके दूध में जो फैट की मात्रा है, वसा की मात्रा है वो सबसे अधिक है। इसलिए लिखा हुआ कि मैक्सिमम फैट कितना होता है, 12% फैट होता है इसके दूध में। ये भैंसों की कुछ प्रजातियां हैं, तो इसको भी आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना। सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि इनमें से कौन भैंस की प्रजाति है, और अधिकांशतः मेहसाना मुर्राह ही आते हैं। तो इसको भी आप लोग को क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है आगे कि डेयरी फार्म प्रबंधन के लिए आवश्यक संसाधन क्या क्या है, और इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कोशिश जरूर करिएगा, जो भी फीडबैक है उसके बारे में जरूर जानकारी दीजिए, कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, एक बार इसको नोट कर लीजिए।